ये टेंडर उन स्टेट्स में क्यों मिला जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 7 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली एडिक्विटी आज 135 करोड़ पर बैठी है। पता चला कि ये तो बीजेपी एमएलए संजीव कुशवाहा का एनजीओ इस एनआरआई कॉलेज को चला रहा था। एडिक्विटी एनटीए का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एमपी का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एसएससी का टेंडर हारी, वो भी टेंडर कैंसिल। टेंडर हारते ही टेंडर कैंसिल हुए, रूल चेंज हुए, दोबारा टेंडर आया और फिर टेंडर जीता गया। गलती से जब जॉब पोस्टिंग में वेंसिस्को और इनोवेटिव व्यू का नाम पकड़ा गया, टेक्निकल राउंड में जिस एरिया में टीसीएस स्ट्रांग था उसके मार्क्स कम किए गए और एडिक्विटी के ये अमीर का बच्चा नहीं है कि सेंटर पे 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉमन कंसर्न के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशनिंग की वजह से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और टैनिंग होना एक कॉमन स्किन कंसर्न है और हम इंडियंस की स्किन मेलानिन रिच होती है। मेलानिन एक पिगमेंट सेल है जो हमारे स्किन टोन को डिफाइन करता है। ये हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर ये ओवर प्रोड्यूस हो तो पिगमेंटेशन भी हो सकती है। इंटेंस यूवी एक्सपोजर और बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कोलाजन डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से स्किन टेक्सचर और कॉम्प्लेक्शन अनइवन होते जा रहे हैं और पिगमेंट स्पॉट एक कॉमन स्किन कंसर्न बन चुका है। और जब बात आती है स्किन को ट्रीट करने की, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं डर्मा टच ब्राइट एंड इवन स्किन टोन फेस वॉश को, जिसमें है नियासिनामाइड जो कि स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, कोजिक एसिड जो प्रिवेंट करता है डार्क स्पॉट एंड अनइवन स्किन टोन, एंड विटामिन ई टू प्रोटेक्ट एंड नरिश द स्किन। डॉक्टर्स रिकमेंडेड इंडिया फार्मेसी का ये ब्रांड डर्मा टच बनाता है क्वालिटी प्रोडक्ट सभी स्किन कंसर्न्स के लिए। 4 स्टार रेटेड ये फेस वॉश का स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 149 रुपीज, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। ये अवेलेबल है इनकी वेबसाइट dermatouch.com और Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट जैसे सभी प्लेटफॉर्म पे और आपके नियरेस्ट फार्मेसी पे भी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो हायर पोजीशंस के लिए हायरिंग्स होती थी, उसके लिए अलग से कमीशन था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एफपीएससी। ये गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स करा के हायरिंग कराती थी। लेकिन दिक्कत इसमें यह थी कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, सिफारिशें लगती थी। ब्रिटिशर्स को अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उसको नहीं रखा जाता था। अब इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो डिस्कशन उठा कि जो पहले एग्जाम का सिस्टम था वो अनफेयर था और इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वरना जो पार्टी जीत के पावर में आएगी वो अपने फायदे के हिसाब से रिक्रूटमेंट कराएगी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ईयर 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ब्रिटिश राज के इस पुराने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कर दिया गया और यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 315 टू 323 में डाला गया। और ऐसा करने से हुआ ये कि यूपीएससी की पावर, उसका रोल, उसमें जो मेजर चेंजेस होंगे वो ऐसे ही अपने हिसाब से चेंज नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। अब इससे फायदा यह हुआ कि जो टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स थी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनके लिए एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बॉडी बन गई। अब ये तो बन गई, लेकिन इनके नीचे जो सबऑर्डिनेट लेवल का जो काम होता था जैसे डेटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर्स, इंस्पेक्टर्स, क्लर्क्स, इनकी भर्ती के लिए कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं बनाई गई। और जब इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया तो इसकी वजह से हुआ ये कि इन सबऑर्डिनेट लेवल की जॉब्स के लिए गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट और स्टेट जो थी वो अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकालने लगे। सारे डिपार्टमेंट अपना अलग सिलेबस, अलग एग्जाम, अलग इंटरव्यू करा के हायरिंग करते थे। और ऐसा करने से दिक्कत ये हुई कि सेम एजुकेशन लेवल की जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को बार बार अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग एग्जाम देना पड़ता था और इस वजह से स्टूडेंट्स का पैसा और टाइम तो बर्बाद होता ही था, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी एक ही काम के लिए बार बार खराब होते थे। और 4 नवंबर 1975 को सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन एसएससी बनाई गई, जिसका नाम आगे चल के ईयर 1977 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। अब इस कमीशन के बनने से एक सेंट्रलाइज बॉडी बन गई और सेम रैंक की जॉब्स के लिए कॉमन एग्जाम वगैरह होने लगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इसको यानी कि एसएससी को यूपीएससी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 315 से 320 में नहीं रखा गया और यहीं से सारी दिक्कतों की जड़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में आई उसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलाना शुरू किया। और इस टाइम पे जब एसएससी को बनाया गया था तो इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, ऑफलाइन रिटन एग्जाम होते थे और एसएससी खुद एग्जामिनर्स अपॉइंट करती थी और जो क्वेश्चन पेपर्स बनते थे वो सिक्योर गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट करवाए जाते थे और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी, स्कूल कॉलेजेस होते थे गवर्नमेंट, उसके अंदर गवर्नमेंट टीचर्स के थ्रू एग्जाम करवा दिए जाते थे। कहने का मतलब है कि सारा का सारा जो काम था वो गवर्नमेंट के अंडर में था,
कोई भी चीज प्राइवेट नहीं हुई थी इस समय एसएससी में। अब देखिए जब ये सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ तो काफी दिनों तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ईयर 2000 आते आते जैसे जैसे इंडिया के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ा तो एसएससी में एप्लीकेंट्स के नंबर भी बहुत तेजी से बढ़े। 30-30 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशंस एक साथ आने लगी और इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट के केसेस भी सामने आने लगे, रिजल्ट्स में डिले होने लगे। 8-8 महीने लग जाते थे रिजल्ट्स आने में। गवर्नमेंट रिसोर्सेज कम थे तो मिसमैनेजमेंट की वजह से कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर जो था वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया, कभी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज से लीक हो गया। लेकिन इसके बाद भी इस पर्टिकुलर स्टेज पे प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। सिर्फ पेपर का जो रॉ मटेरियल होता था उसके लिए प्राइवेट वेंडर्स थे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं थे। अब काफी दिन तक एसएससी का ये जो प्रोसेस था इसको खींच के बढ़ाया गया, लेकिन 29 सितंबर 2013 को जब सीबीआई ने एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक की धरपकड़ की, इस एक इंसिडेंट की वजह से मीडिया की हेडलाइंस बहुत ज्यादा बनी। एसएससी की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी तुरंत हरकत में आई और 2 साल तक मल्टीपल प्लानिंग के बाद ईयर 2015 में यह डिसाइड हुआ कि इन सब चीजों से निपटने के लिए अब एसएससी के एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू करवाने होंगे। प्लान इन्होंने सिंपल सा बना रखा था कि एसएससी के क्वेश्चन पेपर को बना के एक सिक्योर सर्वर में एनक्रिप्टेड फॉर्म में डालेंगे और जिस दिन एग्जाम होगा स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे एग्जाम देने बैठेंगे, वहीं पे क्वेश्चन पेपर डिक्रिप्ट होगा। थॉट इसके पीछे इनका यह था कि हर स्टेप में ये जो पेपर लीक के इंसिडेंट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब प्लान तो बना लिया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का एसएससी के अंदर, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे देश के अंदर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। कंप्यूटर लैब्स चाहिए थी ताकि इन लैब्स के कंप्यूटर का यूज करके स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकें। सिक्योर एग्जाम सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसमें एक एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर लोड हो। मल्टीपल सिटीज में एक साथ ये एग्जाम करवाने के लिए नेटवर्क और सर्वर मैनेजमेंट चाहिए था जो गवर्नमेंट के पास नहीं था। और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहीं से एसएससी के अंदर एंट्री होती है प्राइवेट कंपनीज की। 15 जनवरी 2016 को एसएससी देश के अंदर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए फॉर्मल टेंडर निकालती है ताकि मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो वो अप्लाई कर सकें इसके अंदर। एसएससी ने ये टेंडर निकालते टाइम रूल सिंपल रख रखा था। इनके रूल के हिसाब से सिर्फ वही कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं जिनका कम से कम 3 साल का एवरेज टर्नओवर 75 करोड़ से ज्यादा हो और कम से कम 4 साल कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने एग्जाम पहले करा रखे हो। ये उस टेंडर की कॉपी है, एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब एसएससी जब ये टेंडर निकालती है और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो 12 अप्रैल 2016 को सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये टेंडर जीत जाती है। और अब टेंडर जीतने के बाद सिफी को पहला एग्जाम एसएससी सीजीएल का करवाना था जो कि 27 अगस्त 2016 से स्टार्ट होने वाला था। अब 27 अगस्त 2016 को जब ये एग्जाम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। कहीं सर्वर डाउन, कहीं पावर बैकअप की दिक्कत, कहीं सिस्टम फ्रीज हो जा रहा था। जैसे तैसे करके मैनेज किया गया, लेकिन 17 फरवरी 2018 को जब मेन एग्जाम भी कंप्यूटर के थ्रू करवाया गया तो इसमें भी सेम दिक्कत आने लगी। और इसके साथ साथ इसमें एक और इशू क्रिएट हो गया। इसमें एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का यूज करके रिमोट एक्सेस लेके चीटिंग के केस सामने आने लगे और जो सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर था उसकी जो इमेजेस थी वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे वायरल होने लगी। पूरे मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा केओस हुआ। इस पेपर के चक्कर में 17 लोगों पर एफआईआर हुई और जिसमें से हैरानी की बात यह थी कि 10 लोग तो वेंडर कंपनी सिफी के ही एम्प्लॉय थे। और ये जो केस था ये सीबीआई के पास चला जाता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अब ये इंसिडेंट जब हुआ तो इससे निपटने के लिए एसएससी ने फिर से 2018 में डिसाइड किया कि इस बार हम बड़ी और स्टेबल कंपनी को देंगे टेंडर जो एग्जाम सही से करवा सके। और इसके लिए एसएससी ने टेंडर के जो रूल्स थे उनको हार्ड किया। ये उस टेंडर की कॉपी है। इस टेंडर की बिडिंग प्रोसेस में एसएससी ने 2 कैटेगरीज बनाई थी वेंडर कंपनीज के लिए। पहली जो बड़ी कैटेगरी थी उसमें वो कंपनीज अप्लाई कर सकती थी जिन्होंने पास्ट में एक साथ 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया हो। और दूसरी जो छोटी कैटेगरी थी उसमें वो कंपनीज अप्लाई कर सकती थी जिन्होंने पास्ट में 50 लाख से कम स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया हो। अब इस टेंडर के अंदर कई सारी कंपनीज आती हैं। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये भी अप्लाई करती है, लेकिन टीसीएस के आगे बाकी कोई कंपनी टिकती नहीं है। टीसीएस एसएससी ने ये जो दोनों कैटेगरीज बनाई थी ये दोनों कैटेगरीज को जीत जाती है। टीसीएस को इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने का एक्सपीरियंस था। इसके पास 24/7 हेल्प डेस्क, सिक्योरिटी और क्लाउड का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लोकल टेस्ट सेंटर का जो नेटवर्क होता है वो बहुत स्ट्रांग था। तो ये टेंडर जीत के 2018 में टीसीएस अपना एसएससी का एग्जाम करवाना शुरू कर देती है और छोटी मोटी दिक्कतों के साथ आराम से अपना एसएससी का जो एग्जाम है वो होता रहता है। कोई मेजर बड़ी दिक्कत नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि 2018 में जो एसएससी ने रूल चेंज करके ये जो नया टेंडर ये लेके आई थी जिसमें टीसीएस को मिला ये टेंडर, यहां से एसएससी की मेजर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। अब देखिए टीसीएस इधर अपना एसएससी का एग्जाम कॉन्टिन्यूअसली करवा रही थी 2018 से, और वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की।
ये जो पूरा हंगामा अभी एसएससी का चल रहा है उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही एडिक्विटी है। कैसे है और क्यों इतनी बात हो रही है इसके बारे में वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये जो एडिक्विटी कंपनी है ये ईयर 2000 में जब रजिस्टर्ड हुई थी तो उसके बाद से ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके अपना कंप्यूटर के एग्जाम करवाती थी। एक एग्जाम इसने सऊदी में भी करवाया था। लेकिन एडिक्विटी का असली गेम चेंज हुआ कंपनी रजिस्टर होने के 10 साल बाद, यानी कि ईयर 2010 में, जब गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने गुजरात स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जीसेट, उसके एग्जाम कराने वाली कंपनी मेरिट ट्रैक को हटा के एडिक्विटी को ले आई। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन उठे कि मेरिट ट्रैक सही से एग्जाम करवा रही थी, लेकिन ये चीज बताई गई कि एडिक्विटी ने कम पैसे में ये चीज कराई, तो गुजरात गवर्नमेंट ने एडिक्विटी को ये प्रोजेक्ट दे दिया। और गुजरात गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद एडिक्विटी के एग्जाम कराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। कई सारे नेशनल लेवल पे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाए एडिक्विटी ने इस टाइम पे। बिट्स पिलानी, HAL, इन सब में एग्जाम कराने शुरू कर दिए इस इंसिडेंट के बाद। अब देखिए, एक तरफ टीसीएस अपना एसएससी का टेंडर जीत के एसएससी के एग्जाम करवा रही थी, दूसरी तरफ एडिक्विटी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। और ईयर 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंडर में डिजिटल एग्जाम कराने की जो कवायद थी वो भी बहुत तेज हो गई थी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने वाली जो कंपनियां थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 2020 और इस ईयर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT, ये इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के जो स्किल डेवलपमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं वो करवाती है और इसके एग्जाम को भी कंप्यूटर बेस्ड कर दिया था। तो DGT इसके लिए 2020 में टेंडर निकालती है और TCS जो ऑलरेडी 2018 में टेंडर जीत के SSC के एग्जाम संभाल रही थी और दूसरी तरफ एडिक्विटी छोटे छोटे एग्जाम करवा के आगे बढ़ रही थी। ये दोनों कंपनी TCS और एडिक्विटी DGT के इस टेंडर के लिए अप्लाई कर देती हैं। अब अप्लाई करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है और सेम मंथ 15 जून 2020 को DGT इस टेंडर में एडिक्विटी को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी थी और इस टेंडर के लिए कंपनी का 2 साल का एवरेज करीब 50 करोड़ तो होना चाहिए था। तो ये उसके रिजल्ट की कॉपी है, इसमें एडिक्विटी इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि इनएलिजिबल होने के बाद जब तक DGT दोबारा से ऑफिशियल परमिशन नहीं देती एडिक्विटी को, तब तक एडिक्विटी DGT के एग्जाम कराने के लिए नहीं बैठ सकती। जनरली जब ऐसे कंपनी इनएलिजिबल डिक्लेयर होती हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, ये कोई रूल नहीं है लेकिन जनरली ऐसा होता है कि सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल या फिर प्रेस नोट में इस चीज को बता दिया जाता है ताकि अलग अलग जो एग्जाम करा रहे हैं डिपार्टमेंट वो भी सेम पेज पे रहे, उनको भी पता रहे। अब 15 जून 2020 को DGT ने एडिक्विटी को इनएलिजिबल कर दिया और इसके 5 महीने बाद 13 नवंबर 2020 को NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इंडिया के अंदर DGT से भी बड़े स्केल पे एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जैसे JEE मेन, नीट, CMAT, ये सारे एग्जाम करवाती है। NTA ने भी इस दिन अपने एग्जाम करवाने के लिए टेंडर निकाला, ये उसकी कॉपी है। अब जब ये टेंडर निकलता है तो एडिक्विटी जो DGT से ऑलरेडी इनएलिजिबल हो चुकी थी वो 7 दिसंबर 2020 को NTA के इस टेंडर में अप्लाई कर देती है। अब NTA का ये जो टेंडर निकला था इसमें TCS जैसे बड़े बड़े जाइंट भी थे, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा था। तो इसमें आप कहोगे कि एडिक्विटी जो ऑलरेडी एक स्मॉल स्केल एग्जाम करवाने वाली DGT के टेंडर में इनएलिजिबल हो गई तो वो इतने बड़े स्केल के NTA के टेंडर में क्या ही कर पाएगी। तो देखिए ये इतना सिंपल नहीं है, अभी ये एडिक्विटी आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेगी, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। तो देखिए NTA ने ये जो टेंडर निकाला था ये उस टेंडर की कॉपी है, इसमें 2 राउंड होने थे, टेक्निकल और फाइनेंशियल। अब जब कंपनीज का असेसमेंट स्टार्ट होता है इस टेंडर के लिए तो एडिक्विटी के टेक्निकल पैरामीटर लो थे, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं कर पाई थी। तो NTA ने इस टेंडर के पहले ही राउंड में एडिक्विटी को रिजेक्ट कर दिया। ये उस दिन की टेक्निकल स्कोरिंग की कॉपी है और ये उस दिन के रिजल्ट की कॉपी है। अब जब एडिक्विटी बाहर हो गई तो TCS और NSEIT ये दोनों बची थी और इनमें से एक को NTA का टेंडर मिलना था। अब इससे पहले कि TCS और NCEIT में से कोई जीतता, टेंडर एडिक्विटी के बाहर होने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है और फिर कैंसिल करने के 4 महीने बाद 29 अप्रैल 2021 को दोबारा से NTA टेंडर निकालती है। लेकिन इस बार जब NTA टेंडर निकालती है तो इस टेंडर के रूल को चेंज किया जाता है। कौन से रूल चेंज किए गए और उनका इंपैक्ट क्या हुआ वो भी बताता हूं मैं आपको। तो पहले जो NTA का टेंडर था 2020 वाला जिसमें एडिक्विटी रिजेक्ट हो गई थी, उसमें यह था कि अगर किसी वेंडर कंपनी के IT स्टाफ की स्ट्रेंथ 500 से कम होती है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे टेक्निकल राउंड में। अगर आप उस पुराने वाले टेंडर के पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 1.1 पे जाएंगे तो उसके सामने 0 मेंशन है कि 0 मार्क्स मिलेंगे। अब NTA ने जो नया टेंडर लेके आया तो इसके पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 1.1 में अगर आप देखेंगे तो इसको चेंज करके ये कर दिया गया है कि अगर वेंडर कंपनी की IT स्टाफ की स्ट्रेंथ 251 से ज्यादा है तो फुल मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स मिलेंगे उसको। लिंक्डइन पे एडिक्विटी की टोटल एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो उसमें 201 से 500 तक दिखा रहा है और ये अभी की है। कई ऑडिटिंग वेबसाइट भी हैं, उन्होंने 7 अप्रैल 2024 तक की एडिक्विटी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 496 दिखाई है, यानी कि 500 से कम एम्प्लॉय थे एडिक्विटी के पास। और ये मैं 2024 का डेटा दिखा रहा हूँ, 2020 में तो इससे और भी कम होंगे। तो अब ऐसा करने से जहां पुराने टेंडर में एडिक्विटी को 0 मिल रहे थे अब 8 मार्क्स मिल गए। पुराना वाला जो NTA का टेंडर था उसमें लास्ट 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़ से ज्यादा
होना चाहिए था, जो एडिक्विटी का नहीं था। एडिक्विटी के लास्ट 3 ईयर का एवरेज 34.27 करोड़ था। ये एडिक्विटी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की कॉपी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और ये सारे जितने डॉक्यूमेंट है सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो पुराने टेंडर में रूल था, एनटीए जब नया टेंडर लेके आया तो इसने इस 50 करोड़ वाले रूल को कम करके 10 करोड़ कर दिया। इस चीज का भी फायदा एडिक्विटी को मिला। अब टीसीएस जो थी उसका तो ऑलरेडी 50 करोड़ से ऊपर था, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एडिक्विटी को हर एक रूल पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था। पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 3.1 पे ये चीज आपको मिल जाएगी। एनटीए के पहले वाले टेंडर में रूल था कि जो वेंडर कंपनी अप्लाई कर रही है उसने पास्ट में सिंगल शिफ्ट में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया हो। तो जब नया वाला टेंडर लेके आई एनटीए तो इसको चेंज करके 35,000 कर दिया गया। इसमें भी टीसीएस ने तो ऑलरेडी पुराने वाले क्राइटेरिया ही फुलफिल कर रखा था, इसमें भी फायदा एडिक्विटी को मिला। तो देखिए इस तरीके से कई सारे रूल्स चेंज किए गए। तो जो एडिक्विटी पुराने वाले टेंडर में ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी पहले राउंड में, वो दोबारा से इस नए वाले टेंडर में अप्लाई करती है। एडिक्विटी और टीसीएस जितनी कंपनी थी इनका असेसमेंट स्टार्ट होता है और 5 महीने बाद 23 नवंबर 2021 को एनटीए के इस नए टेंडर का रिजल्ट आता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है, एक बार पॉज करके आप देखिएगा इसको। तो जो एडिक्विटी एनटीए के सेम एग्जाम के टेंडर के लिए जो पहले आया था उसमें पहले राउंड में बाहर हो गई थी, वो रूल चेंज होने के बाद टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेती है और फिर फाइनेंशियल राउंड में भी टीसीएस से कम बिड करके फाइनेंशियल राउंड भी जीत लेती है। कहने का मतलब यह है कि पुराने वाले टेंडर को कैंसिल करके रूल चेंज करके जो एनटीए नया टेंडर लेके आई थी उसमें एडिक्विटी टीसीएस जैसे जाइंट को हरा के ये पूरा का पूरा टेंडर जीत जाती है। अब इस पे क्वेश्चंस भी हुए कि डीजीटी जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल एग्जाम कराती है उसमें एडिक्विटी इनएलिजिबल डिक्लेयर की गई, लेकिन एनटीए जो कि लार्ज स्केल एग्जाम कराती है उसमें टीसीएस जैसी कंपनी को हरा के टेंडर जीत जाती है। और टेंडर जीतने के बाद ये उस एमओयू की कॉपी है जो एडिक्विटी और एनटीए ने साइन किया था। अभी तो टेंडर की बात हो गई, लेकिन इस टेंडर को जीतने के बाद आगे जब एडिक्विटी ने एनटीए के एग्जाम कराना स्टार्ट किए तो उसमें दिक्कत स्टार्ट हो गई। एग्जाम सेंटर्स पे टेक्निकल ग्लिचेस हुए। चौकसी कॉलेज बिलासपुर में जो था उसके एग्जाम सेंटर में तो 50% क्वेश्चन जो थे वो लोड ही नहीं हो पा रहे थे। रांची के कॉलेज में सर्वर डाउन की वजह से सेकंड शिफ्ट पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ गया। एडमिट कार्ड में एग्जाम का एड्रेस पाकिस्तान के बॉर्डर पट्टी मेंशन था और एडवांस इंफॉर्मेशन स्लिप में कुछ और एड्रेस मेंशन था। इस पूरे एग्जाम को इस तरीके से कराया कि सिचुएशन ये हो गई कि स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बच्चों के लिए री एग्जाम के ऑर्डर दिए, लेकिन बाकी जो बच्चे थे उनके री एग्जाम नहीं हो पाए। कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और देखिए बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। मध्य प्रदेश के अंदर एक गवर्नमेंट एजेंसी है MPPEB, इसको पहले व्यापम भी बोलते थे और फिर अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो MPESB बोलते हैं इसको। ये एमपी के अंदर एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट के एग्जाम करवाती है। ये जो आप एमपी पटवारी, एमपी टेट, इन एग्जाम्स के जो नाम सुनते हो ये MPESB ही करवाती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो जब एनडीए का टेंडर निकला था तो उसी के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर भी MPESB ने एग्जाम कराने के लिए एक नया टेंडर निकाला था और प्राइवेट कंपनीज थी उनको इन्वाइट किया था कि आप आके एग्जाम कराने के लिए बिडिंग करिए। और इस टेंडर में भी एडिक्विटी अप्लाई करती है। एडिक्विटी के साथ एक और कंपनी थी NSCIT, इसने भी अप्लाई किया। यहां भी वही सेम चीज, पहले टेक्निकल राउंड शुरू होता है और जब टेक्निकल राउंड हो जाता है तो सेम मंथ में उसका रिजल्ट आता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है। इस रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलम है इसमें NSCIT के मार्क्स लिखे हुए हैं और इसके इधर इस तरफ आप देखोगे तो एडिक्विटी के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब इस रिजल्ट की कॉपी के अंदर पेज नंबर 4 के A6 वाले सेगमेंट को देखिए आप, जो ये CMMI सर्टिफिकेशन वाला सेगमेंट है। इस सेगमेंट में अगर CMMI लेवल 5 का सर्टिफिकेशन है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर एडिशनली ISO वगैरह का सर्टिफिकेशन है तो 1 एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें मिलेगा। अब इस सेगमेंट को मैं दिखा आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि एडिक्विटी को इस सेक्शन में 5 मार्क्स दिए गए हैं और ये 5 मार्क्स तभी मिलेंगे जब एडिक्विटी के पास CMMI लेवल का सर्टिफिकेशन होगा और वो भी लेवल 5 का होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 5 का सर्टिफिकेशन था, या 5 छोड़ो उससे छोटा CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन था उस पर, तो था या नहीं था उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए एडिक्विटी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो छोटे मोटे सारे सर्टिफिकेशन उसने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए, लेकिन CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन का कहीं भी मेंशन नहीं है। अब इसको अगर आप एक तरह से गलती भी मान लें, हो सकता है नहीं लिखा हो, अगर आप CMMI इंस्टीट्यूट के ग्लोबल ऑफिशियल डेटाबेस में भी अगर आप देखोगे जैसे पार्स है तो वहां पे भी एडिक्विटी का CMMI लेवल 5 नहीं दिख रहा है। CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन दिख रहा है, लेकिन वो भी 2024 का दिख रहा है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं एमपी के एग्जाम के टेंडर की, ये ईयर 2020 की है। तो इसका मतलब है कि एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 3 और 5 दोनों ही इस टाइम पे नहीं था। इनफैक्ट 2019 की एक प्री बिड क्वेरी में
एडिक्विटी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उनके पास CMMI लेवल सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रोसेस में है। एग्जैक्ट ये लिखा था, आप पॉज करके पढ़ लेना एक बार। इसके साथ साथ एडिक्विटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपनी कंपनी का एक जर्नी का कॉलम बना रखा है, जिसमें ईयर वाइज एडिक्विटी ने अपनी अचीवमेंट मेंशन करी है। हर एक चीज मेंशन है, हर एक सर्टिफिकेशन ईयर वाइज उस जर्नी में मेंशन है। CMMI लेवल 3 भी मेंशन है 2024 में, लेकिन इस पूरी जर्नी में कहीं भी CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन का मेंशन नहीं है। जो 3 भी मेंशन है वो 2024 का है, 2020 का नहीं है। लिंक्डइन पे जाके भी एडिक्विटी का जो कंप्लायंस मैनेजर था, उसकी प्रोफाइल अगर आप देखोगे, जो कि सर्टिफिकेट दिलवाता है CMMI का, उसने मेंशन कर रखा है अपनी प्रोफाइल में कि उसने एडिक्विटी को CMMI लेवल 3 दिलवाया है। और ये जो कंप्लायंस मैनेजर है, इसने एडिक्विटी के साथ 2022 से काम करना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि MP के अंदर ये जो टेंडर निकाला गया 2020 के अंदर, इस टाइम पे एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 5 तो छोड़िए, लेवल 3 भी नहीं था। तो जो 5 मार्क्स दिए गए इस सर्टिफिकेशन के लिए, वो किस हिसाब से दिए गए, वो एक क्वेश्चन है। तो देखिए, MP का ये जो टेंडर निकाला गया था, इसकी जब सारी कैलकुलेशन हुई और जो फाइनल रिजल्ट आया, उसमें NCEIT को 97 मिले, एडिक्विटी को 83 मिले। और फाइनेंशियल राउंड वगैरह सब होने के बाद सितंबर 2020 को जब रिजल्ट आता है, तो एडिक्विटी हार जाती है और NSEIT जीत जाता है। और ये जो टेंडर NSEIT जीता था, 16 दिसंबर 2021 को कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर एक साल तक कोई एग्जाम के लिए टेंडर नहीं निकाला जाता है। और फिर 2022 में दोबारा से टेंडर निकाला जाता है और फिर से असेसमेंट होता है और एडिक्विटी जीत जाती है। तो क्या टेक्निकल स्कोरिंग हुई, क्या फाइनेंशियल बिड में क्या प्रोसेस हुआ, ये सारी चीजें वेबसाइट से मिसिंग है। लेकिन एडिक्विटी MP के अंदर भी इस टेंडर को जीत जाता है। और इस टेंडर को जीतने के बाद MP के अंदर एडिक्विटी को ये जो MP टेट, MP पटवारी, इसके जो एग्जाम होते हैं, ये करवाने थे। और फिर 5 मार्च 2022 की डेट आती है और इस दिन एडिक्विटी को MP टेट के एग्जाम करवाने थे। और जैसे एग्जाम होते हैं, फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि एडिक्विटी ने इस टेंडर को उठा के राजस्थान की एक कंपनी है साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसको दे दिया। अब इस चीज से मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश होने लगी, क्योंकि रूल के हिसाब से आप ऐसे टेंडर लेके अपना काम दूसरी कंपनी को उठा के नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इन सारी दिक्कतों के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम स्टार्ट होते हैं और एग्जाम स्टार्ट होते ही सर्वर प्रॉब्लम, गलत एनरोलमेंट, कंप्यूटर सिस्टम में क्वेश्चंस अपलोड होने बंद हो गए और कुछ लोग मोबाइल एग्जाम सेंटर में लेके आ गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट हुई जब स्टूडेंट्स ने पेपर लीक की कंप्लेन करना स्टार्ट की। एग्जाम सेंटर के अंदर से ये इमेज सोशल मीडिया के अंदर वायरल होने लगी, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस चीज को साफ मना कर दिया कि ये फेक न्यूज है, कोई पेपर वगैरह लीक नहीं हुआ है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद जैसे ही ऑफिशियल पेज पे जब डिपार्टमेंट ने मॉडल आंसर अपलोड किए, तो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे वो उनसे मैच हो गए। और फिर इसके बाद हर तरफ पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट ने हल्ला किया। और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सेम डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल पेज से जो मॉडल आंसर का लिंक डाला था उसको हटा दिया। Across the country, thousands of SSC aspirants are protesting today, demanding fair exams and objecting to exam centers set at extremely far locations, causing hardship. इसको लेके भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा अगले साल ईयर 2023 में MP पटवारी के एग्जाम होने थे, उसका काम भी एडिक्विटी के पास ही रहा। और जब MP पटवारी का भी एग्जाम करवाया गया, इसमें भी सेम वही टेक्निकल प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर पे स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट्स ने बैक टू बैक कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि एग्जाम सेंटर से अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से एक्सेस करवा के चीटिंग हो रही है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ने ये बोली कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट और हैंडीकैप सर्टिफिकेट का कोटा है, इसका भी मिसयूज हो रहा है इस पूरे एग्जाम के अंदर। लेकिन अभी भी इस पे कुछ होता नहीं है। दिक्कत असली स्टार्ट होती है जब रिजल्ट आता है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो ग्वालियर के अंदर जो NRI कॉलेज है, अकेले उसी कॉलेज से 114 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। और जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे, उन टॉप 10 में से 7 बच्चे सेम इसी NRI कॉलेज से थे और उनके रोल नंबर भी सेम रेंज में थे। और मीडिया वालों ने भी क्या किया, जिन बच्चों ने टॉप किया था उनसे उन्हीं के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो वो बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाए। और इस रिजल्ट के आने के बाद NRI कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा उछलने लगा। और जब इस कॉलेज के बारे में रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुई तो पता चला ये कॉलेज बीजेपी MLA संजीव सिंह कुशवाहा का है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इस टाइम पे अभी भी नहीं हो पा रहा था कि इस कॉलेज में चल क्या रहा है। NCTE का ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन था एक, उसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पेज के सेकंड पैरा में लिखा है कि ये जो NRI कॉलेज है, ये गुजराती देवी शिक्षा परासर NGO का है और बीजेपी MLA संजीव सिंह कुशवाहा इसी NGO के सेक्रेटरी हैं। और 2018 और 2023 के इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किए थे, उस टाइम पे BSP में थे, उसमें भी इस NGO के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। इनकी वाइफ ने भी इस NGO में पैसे दिए हैं, ये उसकी कॉपी है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। 12 जुलाई 2023 को इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस चीज को कवर किया। अब देखिए, ये जो बैक टू बैक चीजें हुई, ये एक ट्रिगर पॉइंट था। ये चल क्या रहा है, सारे के सारे टेंडर जो है वो एडिक्विटी को ही क्यों दिए जा रहे हैं और वो एग्जाम नहीं करा पा रही है। बैक टू बैक पेपर लीक होने के एलिगेशन
नोटिफिकेशन लग रहे हैं, उसके बाद भी इसको टेंडर दिए जा रहे हैं। और ये उन स्टेट में ही क्यों टेंडर एडीक्विटी को मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जब एनआरआई कॉलेज का केस सामने आया जिसमें बीजेपी का एमएलए था, तो ये चीज और ज्यादा वायरल होने लगी। तो इसको लेके और ज्यादा हल्ला होने लगा कि एडीक्विटी जो 2010 में भी बहुत छोटी सी थी, तब भी गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको मौका दिया था। कोविड के टाइम पे 7 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 2023 आते आते सीधा 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू तक पहुंच गई है एडीक्विटी। तो ये सारी चीजें चल क्या रही हैं? अब यहां से बैक टू बैक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी हुई। तो इसके चलते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा को अपॉइंट किया और इसकी इंक्वायरी स्टार्ट करवा दी। और इसके साथ साथ एनआरआई कॉलेज में जिन जिन लोगों का सेंटर पड़ा था, जो रिजल्ट आया था, उनके भी रिव्यू ऑर्डर दे दिए। एमपी पटवारी 2023 के रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट जो थे उनको रोक दिया गया। इंक्वायरी अभी भी चल रही है, अपॉइंटमेंट जो है वो अभी भी हॉल्ट पे है पुराने बच्चों की। अब एमपी के अंदर जब ये सारी चीजें चल रही थी तो लग रहा था कि अब एडीक्विटी को टेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। सेम ईयर 2023 में महाराष्ट्र के एमबीए सीईटी का टेंडर भी एडीक्विटी को दे दिया जाता। और ये जो ईयर चल रहा था 2023, इसी ईयर में टीसीएस ने जो एसएससी एग्जाम करवाने का जो टेंडर जीता था 2018 में, उस टेंडर की भी डेट इसी ईयर में 2023 में एक्सपायर होने वाली थी। तो एसएससी को भी अपने एग्जाम्स कराने के लिए एक नया टेंडर निकालना था प्राइवेट कंपनीज के लिए। देखिए एसएससी का जो टेंडर होता है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कराने होते हैं, तो ये बड़ा टेंडर होता है। इसके रूल्स भी ऐसे होते हैं कि बड़ी कंपनीज ही अप्लाई कर सके। 2018 में जो एसएससी का टेंडर निकला था, ये उसकी कॉपी है। एसएससी के इन रूल्स के हिसाब से एडीक्विटी इस टेंडर में एलिजिबल ही नहीं थी। वैसे भी अगर आप देखोगे तो एडीक्विटी ने इससे पहले 100 करोड़ तक के भी टेंडर नहीं करवाए थे। तो एसएससी का ये जो नया टेंडर था, ये 250 करोड़ से ऊपर था। तो प्रैक्टिकली टीसीएस को हरा के एडीक्विटी का जीतना पॉसिबल नहीं लग रहा था। कहने का मतलब यह है कि एसएससी के पुराने रूल्स जो थे, अगर वही रहते तो एडीक्विटी एलिजिबल नहीं हो पाता। लेकिन इसके बाद 2 नवंबर 2023 की डेट आती है और इस डेट को क्या होता है कि एसएससी नया टेंडर निकालती है। अब निकालती तो है, लेकिन इसके रूल्स चेंज कर देती है। और जब ये रूल्स चेंज होकर टेंडर निकाला, तो जो एडीक्विटी पुराने टेंडर के रूल्स के हिसाब से एलिजिबल नहीं थी, अब इस नए टेंडर के रूल्स के हिसाब से एलिजिबल हो गई। और ये चीज हुई कैसे, वो भी समझाता हूं आपको। देखिए पुराना जो टेंडर था एसएससी का, उसके रूल के हिसाब से एसएससी ने 2 कैटेगरीज बनाई थी। एक कैटेगरी में वो कंपनीज अप्लाई कर सकती थी जिन्होंने पास्ट में एक बार में 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम करा रखे हों। ये बड़ी कैटेगरी के लिए था। और दूसरी जो छोटी कैटेगरी थी, उसमें यह था कि वो कंपनीज अप्लाई कर सकती है जिन्होंने पास्ट में 50 लाख से कम स्टूडेंट्स के एग्जाम करा रखे हों। ये 2 कैटेगरी थी एसएससी के पुराने रूल के हिसाब से। अब जब एसएससी ये नया टेंडर निकाला, तो इस रूल को चेंज करके 50 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम कराने की जो लिमिट थी, उसको कम करके 10 लाख कर दी गई। और ऐसा करने से एडीक्विटी जो छोटे स्केल के एग्जाम करवाती थी, वो इसके लिए एलिजिबल हो गई। लेकिन अभी भी एसएससी के पुराने टेंडर के रूल के हिसाब से कंपनीज की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी मांगी गई थी, उसमें एडीक्विटी एलिजिबल नहीं थी। पुराने एसएससी के टेंडर के रूल के हिसाब से यह था कि बड़ी कैटेगरी जो थी, उसमें अगर कोई कंपनी अप्लाई कर रही है, तो उसका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू हर साल कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। अगर छोटी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रही है, तब भी लास्ट 3 ईयर का कंपनी का रेवेन्यू हर साल कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए था। अब कोविड के टाइम पे एडीक्विटी का रेवेन्यू 7 करोड़ के करीब था। उसके अगले साल 59 करोड़ हुआ और फिर उसके अगले साल 102 करोड़ हुआ। ये ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एसएससी के रूल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो एवरेज नहीं मांग रही थी, हर साल चाहिए था उसको। मतलब कि एक साल अगर 5 करोड़ भी हो गया और अगले साल 100 करोड़ भी हो जाए तो वो माना नहीं जाएगा। हर साल चाहिए जो अमाउंट वो बोला गया है। तो इस रूल के हिसाब से तो एडीक्विटी फिट नहीं बैठ रही थी इसमें। अब नया टेंडर जब लाया गया तो इस रूल को चेंज कर दिया गया। इसमें इन्होंने कहा कि अब जो कंपनी स्लैब 1 के लिए अप्लाई कर रही, उसका लास्ट 5 साल में से किसी भी लगातार 3 साल के रेवेन्यू का एवरेज 30 करोड़ होगा, तब भी चलेगा। और सेकंड कैटेगरी, उसमें कहा कि जो कंपनी अप्लाई कर रही है, उसका लास्ट 5 साल में से किसी भी लगातार 3 साल का रेवेन्यू का एवरेज 50 करोड़ भी होगा तो चलेगा। मतलब कि 100 करोड़ से 50 करोड़ पे ले आए। और जो फाइनेंशियल ईयर था, वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया। तो एडीक्विटी का जो बीच में कोविड वाला टाइम फंस रहा था, उसमें उसको रिलैक्सेशन मिल गया। तो ये सारे रूल्स चेंज करके जब नया टेंडर लेके आई एसएससी और उसने 2 स्लैब निकाले, तो एक स्लैब में, यानी कि छोटे वाले स्लैब में, एडीक्विटी एलिजिबल हो गई। बाकी जो दूसरी कैटेगरी थी, उसमें तो टीसीएस अकेली खड़ी थी, कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन एडीक्विटी का लक इतना अच्छा था कि अभी एक कैटेगरी में एलिजिबल होने के बाद भी ये टीसीएस को दोनों कैटेगरी में हराएगी। अभी आगे वो भी बताऊंगा कैसे। तो ये सारी चीजें करके, रूल्स चेंज करके, एसएससी ने 2 नवंबर 2023 को टेंडर निकाला और 17 से 30 नवंबर 2023 की जो डेट थी, उसको फिक्स कर दिया गया कि इस टाइम पे कंपनीज आएंगी और प्रोसेस कराएंगी अपना टेंडर का। लेकिन बीच में क्या होता है कि ये जो डेट दी गई थी, इसको चेंज करके
एक्सटेंड कर दिया गया और 15 दिसंबर 2023 कर दिया गया। और इस डेट को एक्सटेंड करने से जस्ट एक हफ्ते पहले 1 दिसंबर 2023 और 7 दिसंबर 2023 को फिर से कुछ रूल्स चेंज किए गए। उनका एडवांटेज भी एडिक्विटी को मिला। पुराने एसएससी के टेंडर में स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई कंपनी हमसे टेंडर जीत के ऐसा नहीं कर सकती कि अपने नीचे किसी और को काम दे दे, जो इशू एमपी टेट के एग्जाम में आया था। एडिक्विटी ने जो अपना काम साई एडुकेट से करवाया था, इसको लेकर बहुत हल्ला हो गया था। तो ये जो एसएससी का नया टेंडर लाया गया, इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो पुराना रूल था इसको हटाया नहीं गया। इसके आगे एक लाइन ऐड कर दी गई, एंसिलरी सर्विसेज, यानी कि सपोर्टिंग काम करवाया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक सेक्शन में नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर सपोर्ट भी अलाउ कर दिया गया। अब ये दोनों चीज करने से जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का गेम था ये ओपन एंडेड हो गया, क्योंकि ये लाइंस तो ऐड कर दी गई एंसिलरी सर्विसेज सपोर्टिंग रोल के लिए, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं दी गई। क्योंकि जब एक कंपनी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा रही होगी तो कौन सा काम एंसिलरी सर्विसेज यानी सपोर्टिंग काम माना जाएगा और कौन सा काम मेन कोर काम माना जाएगा एसएससी का। अब इस चीज से टीसीएस को तो डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि टीसीएस के पास तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुद का नेटवर्क ऑलरेडी था, लेकिन जो स्मॉल स्केल कंपनीज थी उनको एडवांटेज हुआ। उनके पास जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं था, तो उससे उनको एक एडवांटेज मिला कि सपोर्टिंग क्लॉज के अंदर वो अपना काम किसी और को भी दे सकते हैं, सपोर्टिंग का काम दिखा के। तो अपना सपोर्टिंग काम भी किसी और से करवा सकते हैं। अब ये कोर काम में कंसीडर होगा या सपोर्टिंग काम में कंसीडर होगा, ये आप पता लगाते रहिए। अब इसके साथ एक चीज और की गई, एसएससी के पुराने टेक्निकल स्कोरिंग जो होती थी उसमें अगर कंपनी के पास सीएमएमआई सर्टिफिकेशन डेवलपमेंट और सर्विस दोनों में अगर है तो उसके 10 नंबर मिलते थे। अब टीसीएस के पास तो दोनों सर्टिफिकेट थे, तो टीसीएस को तो हर बार 10 में से 10 मिल जाते थे, एडवांटेज होता था टीसीएस को, और स्मॉल स्केल कंपनी जो थी उनको डिसएडवांटेज होता था। इनफैक्ट एडिक्विटी की जो सीएमआई सर्टिफिकेशन की कहानी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि उसको पहली चीज तो 2024 में मिला था, दूसरा सर्विस में मिला था, डेवलपमेंट में नहीं मिला था। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था टेंडर जीतने के लिए। अब इस रूल को चेंज कर दिया गया। पहले रूल ये था, अगर किसी कंपनी के पास सीएमएमआई सर्टिफिकेशन डेवलपमेंट और सर्विस दोनों में होगा तो उसको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इस रूल को चेंज करके कहा गया कि अब अगर किसी कंपनी के पास सीएमएमआई सर्टिफिकेशन डेवलपमेंट में होगा तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स कम कर दिए गए। और इसका डिसएडवांटेज एक तरह से टीसीएस को ही हुआ, क्योंकि टीसीएस ही अकेली कंपनी थी जिसके पास दोनों सर्टिफिकेशन थे, और बाकी जो कंपनीज थी उनके पास तो कोई सर्टिफिकेशन था ही नहीं, तो मार्क्स किस बात के कम होते। तो देखिए, ये जो दोबारा जो चेंजेस किए गए ये बिडिंग से जस्ट 1 वीक पहले किए गए, और फिर इसके बाद 15 दिसंबर 2023 की डेट आती है। इस दिन टीसीएस, एडिक्विटी, एपटेक और एडुटेस्ट ये टेंडर के लिए अप्लाई कर देते हैं, और इसके 3 दिन बाद 18 दिसंबर 2023 को इन कंपनीज को एसएससी के ऑफिस के रूम नंबर 704 में 3 बजे इनको बुला के टेक्निकल असेसमेंट स्टार्ट किया जाता है। और जब 18 दिसंबर 2023 को टेक्निकल असेसमेंट हो जाता है इन सारी कंपनीज का, तो इसके अगले 3 महीने तक वेट करने के बाद 2 मार्च 2024 को इस टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट पब्लिक किया जाता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है। अब यहां पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट है ये टेक्निकल असेसमेंट का रिजल्ट है। फाइनेंशियल असेसमेंट अभी पेंडिंग है, जिसकी बिडिंग अभी होनी थी। ये जो पूरा टेक्निकल असेसमेंट हुआ था इन कंपनीज का, ये टोटल 100 मार्क्स का था, जिसमें से 70 मार्क्स कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटी के थे, 20 मार्क्स सॉफ्टवेयर का डेमो देना था उसके थे, और 10 मार्क्स प्रेजेंटेशन के थे। ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स में से स्कोरिंग होनी थी। अब ये उस रिजल्ट की कॉपी है जहां पे स्कोरिंग हुई है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एडुटेस्ट और एपटेक ये तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाती हैं, क्योंकि बेसिक सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं थे इनके पास। इसके बाद 20 नंबर जो सॉफ्टवेयर डेमो के लिए था, उसमें से टीसीएस को 18.22 मिले, एडिक्विटी को 16.88 मिले, और 70 मार्क्स जो टेक्निकल कैपेबिलिटी के थे उसमें भी टीसीएस आगे निकल गया। 70 में से 66 टीसीएस को मिले और एडिक्विटी को 70 में से 62 मिले। और ये वाला जो सेगमेंट था, इसकी स्कोरिंग करने के बाद एसएससी की कमेटी ने टीसीएस और एडिक्विटी के बारे में कमेंट भी किया। तो इसमें इन्होंने अलग से एक चीज लिखी हुई है कि टीसीएस का आर्किटेक्चर सबसे बेस्ट था, और एडिक्विटी के लिए लिखा है इनके सिस्टम में एन्क्रिप्शन वगैरह की जो बात की है वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका सिस्टम विंडोज पे चल रहा है, और विंडोज को सिक्योर करने में एग्जाम सेंटर की क्लाइंट मशीन को दिक्कत आएगी। एग्जैक्टली यही चीज आगे चल के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन भी की कि ये दिक्कतें आ रही थी। अब इसके बाद 10 नंबर जो प्रेजेंटेशन के थे उसमें भी टीसीएस आगे था, उसको 10 में से 10 मिले, एडिक्विटी को 10 में से 9 मिले। फाइनल टेक्निकल स्कोर में टीसीएस को 100 में से 94.22 मिले और एडिक्विटी को 100 में से 87.88 मिले। तो कहने का मतलब है कि इस टेक्निकल राउंड में टीसीएस एडिक्विटी को हरा देता है। टीसीएस के 94.22 थे, एडिक्विटी के 87.88 थे, 6.34 मार्क्स का डिफरेंस था। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें अकेली टीसीएस थी, तो टीसीएस उसमें भी जीत गई थी। तो एसएससी के इस टेक्निकल असेसमेंट में, चाहे वो स्लैब 1 हो चाहे स्लैब 2 हो, रूल चेंज होने के बाद भी टीसीएस इस टेक्निकल असेसमेंट को जीत जाती है। अब 2 मार्च 2024 को जब ये रिजल्ट आया टेक्निकल राउंड का,
टीसीएस इस राउंड को जीत के अपना फाइनेंशियल राउंड का वेट कर रही थी। नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल का महीना था उसमें भी फाइनेंशियल राउंड नहीं होता। और ये जो अप्रैल का मंथ था 2024 वाला, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। इस मंथ में एडिक्विटी को CMMI सर्टिफिकेशन इन सर्विस मिल जाता है, डेवलपमेंट का नहीं, एग्जैक्टली सर्विस का। जो एसएससी ने टेंडर में चेंज करके डेवलपमेंट को सर्विस किया था, एग्जैक्टली वही मिला। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद फाइनेंशियल राउंड का वेट हो रहा था, टेक्निकल असेसमेंट ऑलरेडी हो ही चुका था, टीसीएस दोनों राउंड में जीत चुका था। तो जब ये वेट चल रहा था तो जुलाई 2024 में पता चलता है कि इस पूरे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। ये उस कैंसिलेशन की कॉपी है। अब देखिए जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो पैटर्न जब लोगों ने देखा तो उस पर क्वेश्चन किया। इससे पहले एनटीए का टेंडर जब एडिक्विटी हारा वो कैंसिल हुआ, फिर रूल चेंज करके दोबारा टेंडर लाया गया और फिर एडिक्विटी जीत गया उस टेंडर को। ऐसे ही ये जो एमपी टेट और एमपी पटवारी वाला टेंडर था, यही सेम चीज हुई। पहले एडिक्विटी एलिजिबल नहीं था, फिर एलिजिबल होता है, फिर एडिक्विटी हार जाता है, हारने के बाद टेंडर कैंसिल होता है, उसके बाद रूल चेंज होते हैं, टेंडर दोबारा आता है और एडिक्विटी जीत जाता है। ऐसे ही एसएससी जो है 2023 में नया टेंडर लेके आया। इसमें पहले रूल चेंज किए गए, तब जाके एडिक्विटी एलिजिबल हुआ, लेकिन इसके बाद भी एडिक्विटी टेक्निकल राउंड में हार जाता है और हारने के कुछ टाइम बाद इस टेंडर को भी कैंसिल कर दिया गया। और इसमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। अभी आगे बताऊंगा आपको कि इसमें भी रूल चेंज होंगे अभी, और आगे चल के टीसीएस को भी हराएगा एडिक्विटी। ये होगा कैसे वो भी आपको समझाता हूं। तो देखिए जुलाई 2024 में एसएससी इस टेंडर को कैंसिल करके 28 नवंबर 2024 को दोबारा से एसएससी का सेम एग्जाम के लिए नया टेंडर निकालती है। ये उसकी कॉपी है, एक बार देख लेना आप। इन सब की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, एक बार आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। अब जब एसएससी के इस टेंडर को दोबारा लाया गया तो इसमें कुछ चेंजेस फिर से किए गए। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले टेंडर में एडिक्विटी एक स्लैब में क्वालिफाई कर पाई थी, जिसमें 5 साल का एवरेज 30 करोड़ था। एक स्लैब में क्वालिफाई कर पाई थी, दूसरे स्लैब में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। दूसरे स्लैब में टीसीएस अकेली थी। अब जब एसएससी इसके बाद फिर से जो टेंडर लेके आई तो इन्होंने इसके रूल चेंज किए। इन्होंने कहा कि अब दो अलग से कैटेगरी नहीं होंगी, दोनों को मिला के इन्होंने एक कैटेगरी बना दी। और उसमें कहा कि लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर में से कोई भी रैंडम 3 साल का एवरेज टर्नओवर 30 करोड़ होगा तो कंपनी एलिजिबल हो जाएगी। अब कोई कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नहीं होगी। तो जो पहले एडिक्विटी सिर्फ एक कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाई थी, अब उसका चक्कर ही खत्म हो गया था। अब जो जीतेगा इस टेंडर को वो पूरा का पूरा कैटेगरी 1, 2 सब ले लेगा। इसके बाद एक चीज और चेंज की गई। पहले रूल था कि वेंडर कंपनी अगर टेंडर में अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट एजेंसी से सर्टिफिकेशन लाना होगा कि वो कहीं से ब्लैक लिस्ट नहीं है। इस रूल को भी चेंज करके ये किया गया कि अब सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप ब्लैक लिस्ट हो कि नहीं। अगर वेंडर कंपनी की ऑथराइज सिग्नेटरी वो खुद से एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगी तो उसको ब्लैक लिस्ट नहीं माना जाएगा। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा इसी को हम प्रूफ मान लें। अब देखिए पुराने टेक्निकल राउंड में एडिक्विटी और टीसीएस के टेक्निकल स्कोर में 6.34 का डिफरेंस था, लेकिन इस नए वाले टेंडर में ये जो गैप था 6.34 मार्क्स का, ये काफी हद तक खत्म हुआ। पुराने टेंडर में अगर कंपनी के पास खुद का डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी होता था तो उसके 7 मार्क्स मिलते थे, लेकिन नए वाले टेंडर में इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करके 10 पॉइंट्स कर दिए गए और ओनरशिप क्लॉज जो था उसको हटा दिया। मतलब कि अब अगर रेंटेड भी होगा तो चलेगा। अब टीसीएस के पास तो अपना खुद का था तो उसको पूरे नंबर मिलते थे, लेकिन जब ये चेंज हुआ तो एडिक्विटी जैसी स्मॉल स्केल कंपनीज को भी बेनिफिट हुआ। पुराने टेंडर में टीसीएस को प्रेजेंटेशन में 10 में से 10 मिले थे, एडिक्विटी पीछे था। तो इस नए टेंडर में पूरे प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट थे उनको कम करके 5 नंबर कर दिए गए। और ये जो 1 साल से ये पूरा टेंडर होल्ड पे था एसएससी का, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एडिक्विटी 4 में से 3 बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिले थे इसको। इसके चक्कर में इसका जो एनुअल टर्नओवर है 134.73 करोड़ हो गया, जो कोविड में 7 करोड़ पे था। बहुत बड़ी ग्रोथ हुई एडिक्विटी की। तो इसके चक्कर में 100 करोड़ से ऊपर का एवरेज चला गया एडिक्विटी का, और एवरेज अगर 100 करोड़ से ऊपर होता है तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, तो इसका बेनिफिट भी हुआ इसको। तो देखिए इतनी लंबी कहानी की बजाय अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो रूल्स चेंज हुए वो इस तरह से चेंज हुए, जो एरिया टीसीएस के लिए प्लस थे उनके मार्क्स या तो कम किए गए या हटा दिए गए, और जो एरिया एडिक्विटी को हेल्प कर सकते थे जैसे रीसेंट टर्नओवर, रेंटेड इंफ्रा, इनका वेटेज बढ़ा दिया गया। तो जो 6.34 मार्क्स का जो डिफरेंस था वो कम हो गया। और इसके साथ 1-2 चीजें और की गई जिसमें एडिक्विटी को एडवांटेज हुआ। एसएससी का एक मॉडल था QCBS मॉडल, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल। इसको एसएससी अपने टेंडर में यूज करता था ताकि जो वेंडर एसएससी के एग्जाम करवाने के टेंडर भरने आए उसको सिर्फ पैसों के बेस पे ना सेलेक्ट किया जाए, बल्कि उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि तभी एसएससी के बच्चों के एग्जाम सही से हो पाएंगे। तो एसएससी के इस मॉडल के रूल के हिसाब से यह था कि टेक्निकल राउंड के जो मार्क्स होते थे उसको 70% वेटेज दी जाती थी, और फाइनेंशियल राउंड के जो मार्क्स होते थे उसको 30% वेटेज दी जाती थी, और उसके बाद फिर फाइनल स्कोर बनता था। लेकिन इस नए टेंडर में इस 70 to 30% वाला जो QCBS मॉडल था इसको चेंज करके 65 to 35% वाले मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि अब नए टेंडर में टेक्निकल राउंड का वेटेज 70% से घटाकर 65% हो गया, और फाइनेंशियल राउंड का जो वेटेज था वो 30% से बढ़ा के
35% कर दिया गया। इससे हुआ ये कि एक कंपनी की एग्जाम करने की कैपेबिलिटी को कम करके वो बिडिंग में कितने कम पैसे में एग्जाम कराएगी उसको इंपॉर्टेंस दे दी गई, और ये चीज एडुकेटी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। और ये जब सारे चेंज हो गए तो इसी साल 19 फरवरी 2025 को एसएससी के हेडक्वार्टर रूम नंबर 414 में सारी वेंडर कंपनीज आई। टेक्निकल राउंड हुआ इनका। इस टेक्निकल राउंड में किसके किस सेगमेंट में कितने मार्क्स थे ये पब्लिक ही नहीं किए गए। पुराने टेंडर में जो मार्क्स दिए गए थे उनकी डिटेल्स हैं कि किसको कितने नंबर मिले, कैसे मिले, लेकिन नए वाले के टेक्निकल राउंड में एक्चुअल में हुआ क्या वो नहीं पता चला। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट के टेक्निकल समरी वाले सेक्शन में जाओगे तो पुराना टेक्निकल असेसमेंट की डिटेल्स तो मिल जाएंगी, लेकिन नया यहां से हटा दिया गया। बस जिस कमेटी ने टेक्निकल असेसमेंट कराया था उनके नाम मेंशन है, जो कि पुरानी वाली टीम से अलग नाम है। तो इसलिए इस नए एसएससी के टेंडर में टेक्निकल राउंड में किसको कितने मिले ये पता ही नहीं चल। और जो आप अभी हाल फिलहाल में सुन रहे होंगे कि टीसीएस को टेक्निकल में इतने मिले, एडुकेटी को इतने मिले, वो पुराने मार्क्स है। गलती से लोग नए टेंडर को समझ के मेंशन कर रहे हैं। तो इसके टेक्निकल राउंड में क्या हुआ, कितने मार्क्स मिले, इसकी डिटेल्स कहीं भी नहीं है ऑनलाइन। लेकिन इस राउंड होने के बाद नेक्स्ट डे 20 फरवरी 2025 को फाइनेंशियल राउंड करवाया जाता है। ये उसकी कॉपी है। तो इस फाइनेंशियल राउंड में टीसीएस ने 311 रुपीस पर स्टूडेंट बिड किया, एनएससीआईटी ने 289 रुपीस पर स्टूडेंट बिड किया, लेकिन एडुकेटी ने सरप्राइजिंगली बहुत ही कम 171 रुपीस पर स्टूडेंट बिड कर दी। तो टेक्निकल राउंड के बाद एग्जैक्टली उसमें किसके कितने नंबर आए ये तो पब्लिक नहीं किया गया। उसके बाद फाइनेंशियल राउंड हुआ, उसमें ये बिडिंग हुई, और फिर इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि एडुकेटी ने टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी को हरा के एसएससी का पूरा टेंडर जीत लिया। अब यहां से एसएससी के एग्जाम एडुकेटी को करवाने थे। अब देखिए ये जो टेंडर है एडुकेटी के पास गया, उसने फाइनेंशियल बिडिंग कम करी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एसएससी टीसीएस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। एसएससी जो है वो एप्लीकेशन फी, आंसर की चैलेंज फी, एप्लीकेशन करेक्शन फी, इन सब से तो कमाता है, और ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करके जो इंटरेस्ट आता है उससे भी कमाता है। ऊपर से एसएससी को हर साल अलग से बजट भी एलोकेट किया जाता है, जो कि यूनियन बजट के अंदर डीओपीटी के थ्रू दिया जाता है। इसी साल की बात करें तो 515.15 करोड़ दिया गया था। इससे पहले वाले में 584.92 करोड़ दिया गया था, और उससे भी पहले 426.72 करोड़ दिया गया था। कहने का मतलब है कि बजट की कमी नहीं थी, उसके बाद भी एडुकेटी को दिया गया। एसएससी ने इस टेंडर को टीसीएस की बजाय एडुकेटी को देने से हर साल 224 करोड़ का फायदा बनाया। ये टेंडर 6 साल का है तो 1340 करोड़ का फायदा होगा। और एडुकेटी जो ईयर 2000 में रजिस्टर्ड हुई थी उसको 135 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पे पहुंचने में 24 साल लग गए थे, और इस एक टेंडर के मिलते ही 273 करोड़ रेवेन्यू पर ईयर होगा। वो भी एडुकेटी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इससे पहले एडुकेटी ने 100 करोड़ तक का प्रोजेक्ट नहीं हैंडल किया था। खुद तो एसएससी ने टीसीएस को टेंडर ना देके पैसे बचाए, लेकिन स्टूडेंट से जो एप्लीकेशन के पैसे थे वो कम नहीं किए, उनसे सेम पैसे लिए गए। चाहे एप्लीकेशन फीस हो, चाहे क्वेश्चन करेक्शन के लिए जो अप्लाई करते हैं उसकी फीस हो, सब सेम रखी गई। कहने का मतलब है कि अपने पैसे तो बचाए, लेकिन स्टूडेंट के पैसे कम नहीं किए गए। स्टूडेंट ने सेम पैसा देके लो क्वालिटी सर्विस ली। अब देखिए एसएससी ने इस टेंडर को 171 रुपीस पर स्टूडेंट लेके एडुकेटी को तो दे दिया, लेकिन एडुकेटी को इन कम पैसों में पैन इंडिया में लार्ज स्केल के एग्जाम भी करवाने थे अभी, और एडुकेटी के पास टीसीएस के लेवल का इंफ्रा नहीं था। तो ये एग्जाम कराना एडुकेटी के लिए भी बहुत आसान नहीं था। अगर पुराना रूल होता तो उसमें साफ मेंशन था सब कॉन्ट्रैक्टिंग या अपना काम किसी और से कराना अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि जब नया टेंडर लाया गया तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ एक लाइन ऐड कर दी गई थी, एंसिलरी सर्विसेज, नेटवर्किंग और हार्डवेयर सपोर्ट, मतलब कि सपोर्टिंग काम करा जा सकता है। और ये करने से हुआ क्या वो भी समझाता हूं। ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसा करने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एसएससी के टेंडर में ऑन पेपर तो ये दिख रहा है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करा सकता एडुकेटी, लेकिन अगर एडुकेटी अपना काम दूसरी कंपनी से करवाने लग जाए तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई बाउंड्रीज सेट नहीं की गई कि एग्जाम कराने के लिए एंसिलरी सर्विसेज और सपोर्टिंग काम कौन सा है और मेन काम कौन सा है और मेन कोर काम कौन सा है, और इसका फायदा एडुकेटी को हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं आपको। अब फरवरी 2025 का एसएससी का टेंडर जीतने के बाद एडुकेटी को इसी साल 24 जुलाई 2025 से लेके 1 अगस्त 2025 के बीच में पूरे इंडिया के अंदर एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम करवाने थे। अब देखिए जब ये एग्जाम की डेट आई तो उससे जस्ट 1 महीने पहले लिंक्डइन पे कुछ अलग नाम की कंपनियों ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट डालने चालू कर दिए। अब वो पोस्ट डालने में कोई दिक्कत नहीं है,
उसमें वो एसएससी और एडिक्विटी को टैग भी कर रहे थे। तो ऐसे ही एक कंपनी थी वामिका कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला जिसमें सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म का सैंपल था और एक दूसरा पोस्ट डाला जिसमें सिग्नल जैमर के लिए ये लोग पोस्ट डाल रहे थे। अब इस पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस पोस्ट में इन्होंने एडिक्विटी के साथ दो और कंपनी, एक वेंसिस्को और दूसरी इनोवेटिव व्यू को टैग कर दिया। अब देखिए एसएससी को टैग किया, एडिक्विटी को टैग किया, वो समझ में आ रहा है कि एसएससी का टेंडर है, एडिक्विटी करवा रहा है। लेकिन ये जो वेंसिस्को और इनोवेटिव व्यू को टैग किया गया, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बड़ी कंपनीज है। इनोवेटिव व्यू ने तो आईपीओ भी फाइल कर रखा है। तो अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों कंपनीज का रोल क्या है एसएससी के एग्जाम में एडिक्विटी के साथ। वो सपोर्टिंग काम कराने में इन्वॉल्व है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसा कौन सा सपोर्टिंग काम करवा रहे हैं, या फिर पास्ट में जैसे साई एडुकेयर ने एडिक्विटी का पूरा काम उठा रखा था, कहीं वो सिचुएशन तो नहीं है। तो देखिए ये जो इनोवेटिव व्यू कंपनी है, इसका एक DRHP डॉक्यूमेंट ओपन सोर्स में अवेलेबल है। ये एक ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो आईपीओ से पहले सेबी को सबमिट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में इनोवेटिव व्यू ने एडिक्विटी को अपना क्लाइंट दिखा रखा है कि ये इनको आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। अब जब एक कंपनी DRHP के डॉक्यूमेंट में एडिक्विटी को अपना क्लाइंट दिखा रही है, तो यहां से एसएससी टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी को देखना चाहिए कि एडिक्विटी की डिपेंडेंसी इनोवेटिव व्यू जैसी कंपनीज पे कितनी है। पता चले एसएससी से एडिक्विटी ने टेंडर उठाया और ग्राउंड पे अपना पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेटिव व्यू लगा के एग्जाम करा रही है। ये सिचुएशन भी हो सकती है। और ये सारी चीजें मैं बोल इसलिए रहा हूं, वो भी बताता हूं आपको। जब एसएससी का एग्जाम होना था जो कि एडिक्विटी को करवाना था, उससे 7 दिन पहले, एडिक्विटी को तो छोड़ो, जिसको एग्जाम कराना वो तो नहीं पोस्ट कर रहा है, उसकी बजाय 7 दिन पहले बैंगलोर के अंदर जो लोकल फेसबुक ग्रुप्स थे और जो कंसल्टिंग कंपनीज थी जो हायरिंग वगैरह करती थी, उनमें से कई कंसल्टिंग कंपनीज ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड हायरिंग करने के लिए पोस्ट करने लगी। और ये बहुत ज्यादा पोस्ट हो रहे थे एग्जाम से जस्ट पहले। इन्हीं सारे पोस्ट में से एक कंसल्टिंग कंपनी ने गलती की। गलती मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग छुपानी होती है तो कंसल्टिंग कंपनीज को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि एंड क्लाइंट का नाम आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं मेंशन करते हैं। तो ये जो कंसल्टिंग कंपनी थी, इसने नाम मेंशन किया। तो एक कंसल्टिंग कंपनी ने ये गलती की, उसने सीसीटीवी ऑपरेटर की जॉब पोस्ट की बैंगलोर के फेसबुक जॉब ग्रुप में। इस जॉब पोस्ट को आप एक बार पॉज करके पढ़ना। इसमें इस कंसल्टिंग कंपनी ने डायरेक्ट एडिक्विटी, इनोवेटिव व्यू और एसएससी का नाम मेंशन किया है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार आप पढ़िए। कोऑर्डिनेशन विद इनोवेटिव व्यू एग्जीक्यूशन टीम to ensure information is shared with SSC officials, serve as a primary liaison with SSC authorities, manage SSC related records, end-to-end project delivery plans, implement strategies to resolve SSC related escalations। देखिए ये कोई एडिक्विटी का सपोर्टिंग काम नहीं है, ये SSC का कोर काम है जिसका टेंडर एडिक्विटी को दिया गया है। एसएससी ने एडिक्विटी का टेक्निकल असेसमेंट किया था, इनोवेटिव व्यू का नहीं किया था। तो इनोवेटिव व्यू का नाम क्यों पोस्टिंग्स में आ रहा है और डायरेक्टली नाम लिया जा रहा है इनोवेटिव व्यू का और एसएससी का। इनोवेटिव व्यू के कई सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं, अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे उनकी प्रोफाइल चेक करोगे तो उन्होंने साफ लिख रखा है कि उन्होंने एसएससी के एग्जाम करवाए हैं। अब देखिए एसएससी, एडिक्विटी, वेंसिस्को, इनोवेटिव व्यू, उसके नीचे भी कहीं वामिका कंसल्टिंग, कहीं और कोई कंसल्टिंग। और इतनी लेयर जब किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में होती हैं एग्जाम्स कराने के लिए, तो हर लेवल पे जो कंपनी इन्वॉल्व होती है वो अपना मार्जिन रख के काम आगे कराती है, जिसकी वजह से एग्जाम सेंटर जो एंड पॉइंट है वहां की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अल्टीमेटली स्टूडेंट सफर करते हैं। और यही रीजन है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पुराने वाले टेंडर में एसएससी के बैन करी गई थी, लेकिन एंसिलरी सर्विसेज और सपोर्टिंग का ये जो छोटी सी लाइन थी, इसको ऐड करके पूरा ओपन एंडेड हो गया। ऐसे ही वेंसिस्को 16 जुलाई 2025 को एसएससी के एग्जाम शुरू होने से 8 दिन पहले ग्लास डोर पे जॉब पोस्ट करी है और उसमें वो मेंशन कर रही है कि गवर्नमेंट एग्जाम कराने के लिए सेंटर इंचार्ज चाहिए। और इसकी भी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे तो इसमें जो कोर एक्टिविटी है एग्जाम करवाने की वो मेंशन है, सपोर्टिंग मेंशन नहीं है। लेकिन इसमें आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि इसने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बोला है, एसएससी एडिक्विटी का नाम यहां पे मेंशन नहीं किया। लेकिन जब एग्जाम से एग्जैक्ट 7 दिन पहले सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के एग्जैक्ट आप उसी चीज की जब जॉब पोस्ट करते हो तो फिर डाउट आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब इस एग्जाम के अंदर जो ये मिसमैनेजमेंट चल रहा था इसको लेके डेली क्वेश्चंस कर रहे थे। आप अगर एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर से बात करेंगे तो वो सीधा कैमरे पे आके कह रहे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर इक्विपमेंट जो थे वो 3rd ग्रेड के यूज हो रहे थे, कहीं स्टाफ ट्रेन नहीं था, कहीं कंप्यूटर लैब्स खराब थी, क्वेश्चन पेपर ही लोड नहीं हो रहे थे, सर्वर डाउन था, एकदम रिमोट एरिया में, कहीं भैंस के तबेले के पास एग्जाम सेंटर था। राजस्थान के बच्चे का एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार में दे दिया, क्योंकि अच्छे एग्जाम सेंटर इतने पैसे में एग्जाम करवाने को मना कर देते हैं। तो इंडिया की ज्योग्राफी में कहीं भी जहां सस्ते में मिले वहां पे एग्जाम सेंटर दे दो। बाकी एडमिट कार्ड के अंदर आप देखोगे लोकेशन कोई और, एक्चुअल एग्जाम जहां होना है वो कहीं और। ऐसी कंप्लेंट से भरा पड़ा है पूरा यूट्यूब। ऐसी 55,000 कंप्लेंट्स हुई हैं। देखिए एसएससी के एग्जाम कराने में और होने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं वो स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स ने ऑलरेडी इतनी उठाई हैं कि आपको ऑलरेडी पता होगा। आप यूट्यूब पे एक सर्च मारेंगे पता चल जाएगा।
तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था मेरा वो ये था कि जो स्टूडेंट्स इतने दिन से कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो मैं आपको बता पाऊं। और उसके साथ साथ एक चीज और आपको समझनी होगी कि ये एसएससी एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के लिए होते हैं। इसमें देश के मजदूर, किसान, गरीब फैमिली के बच्चे भी बैठते हैं। उनके पास इस एग्जाम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। ये सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, यूपी का स्टूडेंट अगर दूर भी हो गया तो क्या हो गया। देखिए, इन एग्जाम में ऐसे बच्चे भी बैठते हैं जिनके पास चप्पलें तक नहीं है। आप जब दूर ले जाके पूरे दिन लेट करके एग्जाम करवाते हो तो वो अमीर का बच्चा नहीं है कि 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा। वो 10 रुपए भी नहीं निकालेगा, पूरे दिन भूखा घूमेगा। एग्जाम के अंदर आपने खुद गलत क्वेश्चन वहां पे डाल दिया है, आपकी गलती है। स्टूडेंट अगर उस गलती को चैलेंज कर रहा है तो आप उससे पैसे ले रहे हैं। चलिए, आप ले भी रहे हैं और जब वो सही साबित हो रहा है तो उसके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स में बैग रखने तक की जगह नहीं है। स्टूडेंट इतनी दूर एग्जाम देने जा रहा है तो वो बैग लेके आया, उसको बैग तक रखने की सहूलियत नहीं है। एग्जाम सेंटर के अंदर वो बैग ले जा नहीं सकता और बाहर रखेगा तो चोरी होने का डर है। इस मजबूरी का फायदा उठा के एक बिजनेस मॉडल लोकल लोगों ने बना लिया जिसमें बैग रखने के 30-40 रुपए ले रहे हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो रात को एग्जाम दे के निकली हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। और ये सारी दिक्कतें जब वो बताने के लिए दिल्ली में परमिशन लेके प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो उनको डंडों से पिटवाया गया। जिस तरीके से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है अमीर और गरीब का, वो डिस्क्रिमिनेशन अब एग्जाम में भी कर दिया गया है। अगर मुझे इतने सारे ईमेल किए हैं गरीब स्टूडेंट्स ने, उन्होंने अपनी कहानी मेंशन करी है, तो आई एम श्योर एग्जाम के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी जरूर किए होंगे। तो आई होप एटलीस्ट इस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाए और ये जो बच्चे हैं ये एग्जाम सही से दे पाए। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, डर्माटच ब्राइट एंड इवन स्किन टोन फेस वॉश को जरूर ट्राई करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।